everyone, welcome to the Story Spare with Aishwarya. In today's video, we will explore Frankenstein, a groundbreaking Gothic novel by Mary Shelley. In this video, we will look at its plot, about author, themes, summary, and so on. So let's begin with the context. Firstly, we will know about the author's background. So, Mary Wollstonecraft Shelley was an English novelist, short story writer, and essayist, and she was best known for her iconic novel Frankenstein or the Modern Prometheus. She was born in London in 1797 to two highly influential thinkers who was William Godwin and Mary Wollstonecraft. So William Godwin was the father of Mary Shelley, who was a political philosopher and novelist जो कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स के नए आइडियाज़ के लिए जाने जाते थे. एंड मैरी Wollstonecraft Shelley, who was the mother of Mary Shelley, and she was a feminist writer जिन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी थी और वो वुमेन की एजुकेशन और इक्वालिटी के लिए फ़ाइट उन्होंने किया था. But sadly, Mary's mother died shortly after her birth and she was raised by her father, जिन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करा था कि वो एक उनकी मैरी शेली की जो अपब्रिंगिंग हो वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन हो, बुक्स हो, आइडियाज़ हो. And that's why from an early age Mary was surrounded by writers, poets, and philosophers who frequently visited her home, and this intellectual atmosphere explored her to romanticism, which emphasized emotion, imagination, nature, and individuality. And then philosophy through her father's rational and political writings, and then science and experimentation, which were rapidly developing during her time. For example, Galvanism, which later inspired Frankenstein. So गैल्वेनिज्म हमें जानना ज़रूरी है बिकॉज़ इसके आइडिया से इंस्पायर्ड होकर मैरी शेली ने फ्रैंकेस्टाइन लिखा था. सो गैल्वेनिज्म एक ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जो कि 18th एंड 19th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लिविंग टिश्यूज़ में किया जाता था, ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी लाइफ का सोर्स या मसल की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती है या नहीं. एंड ये सक्सेसफुल हुआ था. और इसी गैल्वेनिज्म के आइडियाज़ को मैरी शेली ने अपने नॉवेल में यूज़ किया, जो कि हम आगे देखेंगे. एंड देन मैरी शेली की जो शादी थी वो पर्सी बिश शेली से हुई, जो कि एक रोमांटिक पोएट थे, और उनके साथ मैरी की अंडरस्टैंडिंग जो थी लिटरेचर की और फिलॉसफी की, ये इन सब चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग थी उनकी और भी ज़्यादा डीप हो गई. नाउ हाउ डिड द बर्थ ऑफ फ्रैंकेस्टाइन टेक प्लेस. तो 1816 में मैरी, पर्सी शेली, लॉर्ड बायरन एंड जॉन पॉलीडन स्विट्ज़रलैंड के लेक जीनीवा के पास गए समर स्पेंड करने के लिए. एंड ये समर ईयर विदाउट अ समर के नाम से जाना गया बिकॉज वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो वेदर था वो काफ़ी कोल्ड और ग्लूमी था. सो इंडोर बोर्डम्स के को दूर करने के लिए जो लॉर्ड बायरन थे उन्होंने एक घोस्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन प्रपोज किया. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्कशन एंड साइंस आइडियाज़ मैरी हैड अ नाइटमेयर दैट नाइट, जिसमें एक साइंटिस्ट लाइफ क्रिएट करता है और अपनी ही क्रिएशन से हॉरर फील करता है. एंड दिस आइडिया बिकम द फाउंडेशन ऑफ फ्रैंकेस्टाइन. सो वो जो गैल्वेनिज्म का जो आइडिया था वहाँ से, और यहाँ पे फिर जो लॉर्ड बायरन होते हैं वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन होती है, साइंस के आइडियाज़ के बारे में बात होती है, और इन सब को मिक्सअप करके उन्हें एक नाइटमेयर आता है, और जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होती हैं, और फिर इससे उनको एक फुल आइडिया मिलता है, जिससे वो एक पूरी नॉवेल लिखती हैं और जिसका नाम होता है फ्रैंकेस्टाइन. Now we will come to the plot in which we will see the structure of the novel. तो मैरी शेली ने फ्रैंकेस्टाइन को फ्रेम नैरेटिव स्टाइल में लिखा है, जिसे हम स्टोरी के अंदर स्टोरी भी कहते हैं. इसका मतलब है कि एक मेन स्टोरी है जिसके अंदर दूसरी और तीसरी स्टोरीज भी छिपी होती है, जैसे कि एक स्टोरी का बॉक्स है और उसे खोलते जाओ, फिर एक स्टोरी, फिर उसके बाद एक स्टोरी. सो इट्स लाइक अ स्टोरी दैट हैज़ मैनी लेयर्स इनसाइड. So firstly we will see the outer frame of the novel, and which is Robert Walston letter. So novel की शुरुआत रॉबर्ट वॉल्टन की लेटर से होती है. सो वॉल्टन जो होते हैं वो एक एक्सप्लोरर होते हैं जो कि नॉर्थ पोल की जर्नी पर जा रहे होते हैं, एंड वो अपनी बहन मार्गरेट सेवली को लेटर्स लिखते हैं और उससे अपनी डिस्कवरीज शेयर करते हैं. एंड इसी जर्नी में उनकी मुलाकात विक्टर फ्रैंकेस्टाइन से होती है, जो कि बहुत थका हुआ और वीक कंडीशन में मिलता है उन्हें. एंड यहाँ से विक्टर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है, एंड बाय दैट विक्टर्स फ्रैंकेस्टाइन स्टोरी स्टार्ट करता है अपनी, और जो कि मिडिल फ्रेम होती है.
विक्टर अपनी लाइफ की जो डिटेल अकाउंट है वो बताता है कि कैसे उसने साइंस और नॉलेज के चक्कर में एक क्रिएचर को क्रिएट कर दिया, और फिर कैसे वो क्रिएचर उसके लाइफ का बिगेस्ट कर्ज बन गया। विक्टर के पर्सपेक्टिव से हमें उसके एम्बिशंस, गिल्ट और रिग्रेट का एक्सपीरियंस मिलता है। फिर एक पॉइंट पर विक्टर जो है, विक्टर की जो स्टोरी है उसके अंदर एक क्रिएचर अपनी स्टोरी बताता है, एंड दैट इज़ द इनर फ्रेम, जो कि क्रिएचर की स्टोरी होती है। एंड क्रिएचर अपनी स्टोरी में अपने एक्सपीरियंसेस बताता है कि कैसे उसने दुनिया को समझा, सीखा, जाना और इंसानों से दोस्ती करनी चाहिए। पर जब लास्ट में उसे सबने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिवेंज और एंगर से भर गया। एंड इन द एंडिंग फ्रेम इट कम्स बैक टू द वॉल्टन्स लेटर्स अगेन, जिसमें वॉल्टन विक्टर की डेथ और क्रिएचर के फाइनल सीन को डिस्क्राइब करता है। एंड इससे नॉवेल जो है वो पूरी सर्कल कंप्लीट कर लेती है, लाइक स्टार्ट भी वॉल्टन से और एंड भी उसी के पर्सपेक्टिव से होती है। Now here is a question that why frame narrative is important. So it's because ये स्ट्रक्चर हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव देता है, लाइक हर कैरेक्टर का अपना ट्रुथ और अपने इमोशन, एंड ये स्टोरी को जो है लेयर्ड और रियलिस्टिक बनाता है। लाइक जैसे हम अलग अलग लोगों को के नज़रिए से एक ही कहानी को देख रहे हो। एंड इस टेक्निक से जो है रीडर्स जो है वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि किस कैरेक्टर पर हम बिलीव कर सकते हैं, लाइक कौन रेलिवेंट है, कौन इरेलीवेंट है, या फिर सारे ही कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं। इस तरीके के जो नॉवेल्स होते हैं, फ्रेम नैरेटिव पे बेस्ड जो नॉवेल्स होते हैं, वो नॉर्मल नॉवेल्स से काफ़ी अलग होते हैं, बिकॉज इट्स वेरी माइंड एंगेजिंग। इसे हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है, तभी हम इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। So now we will see the summary of the novel. But before explaining the summary, let me know you that this novel has 4 letters at the beginning and then total 24 chapters. So I will try to cover all these things very concisely. So starting from the letter 1 to 4, which is about Walton's expedition and meeting Victor. So इसमें हम रॉबर्ट वॉल्टन की नॉर्थ पोल की जर्नी और उसकी विक्टर फ्रैंकेस्टाइन से मीटिंग के बारे में हम जानेंगे। Now let's begin. तो रॉबर्ट वॉल्टन जो होते हैं वो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, एंड वो एक एक्सप्लोरर होते हैं जो कि नॉर्थ पोल की तरफ एक डेंजरस एक्सपेडिशन पर जा रहे होते हैं। एंड उनका ड्रीम ये है कि उन्हें कुछ नया डिस्कवर करना होता है, जैसे कि अर्थ के सीक्रेट्स और नेविगेशन के न्यू रूट्स। एंड वो अपने लेटर्स में अपनी एक्साइटमेंट और थोड़ा लॉनलीनेस एक्सप्रेस करते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। एंड ये लेटर वो किन्हें लिख रहे हैं, अपनी बहन मार्गरेट सेविली को। देन वो अपनी हार्श जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, लेटर में लिखते हैं कि नॉर्थ पोल की जर्नी कितनी टफ होती जा रही है, वहाँ पे आइस, कोल्ड विंड्स एंड सिर्फ आइसोलेशन है। एंड अक्रॉस द जर्नी एक दिन उन्हें दूर एक आदमी दिखता है स्लेट पर, जो ऑलमोस्ट डेड जैसा होता है। एंड ये आदमी जो होता है वो विक्टर फ्रैंकेस्टाइन होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी, दैट फ्रैंकेस्टाइन इज़ द नेम ऑफ दैट क्रिएचर, बट नो, इट्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द क्रिएचर। सो वॉल्टन जो है उस आदमी को रेस्क्यू करता है और शिप पर लेकर आता है। और जो विक्टर होता है वो बहुत वीक और थका हुआ होता है, पर उसके आइज़ में जो है ना एक बहुत डीप सैडनेस और गिल्ट होता है। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद विक्टर अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है, और वो वॉल्टन को वार्न करता है दैट एक्सेसिव एम्बिशन एंड नॉलेज इंसान को जो है बर्बाद कर सकते हैं। सो लेटर 4 में जो है इसका एंड होता है कि इसमें जो है वॉल्टन ये लिखता है कि अब जो है विक्टर अपनी स्टोरी बताएगा, और यहाँ से जो है नॉवेल का मेन नैरेटिव स्टार्ट होता है। तो विक्टर अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हुए बताता है कि वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला है, एंड उसकी बर्थ जो है वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली में हुई है, और उसके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी काइंड होते हैं। एंड उसकी एक सिस्टर भी होती है जो कि एक ऑर्फन गर्ल होती है। एंड विक्टर के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट करा होता है, एंड उसका नाम जो है वो एलिज़ाबेथ लेवेंजा होता है, विद होम विक्टर फॉल इन लव विद। सो उन्हें अपनी अडॉप्टेड सिस्टर से प्यार हो जाता है। एंड फर्दर वो बताता है कि बचपन से ही उन्हें साइंस एंड नेचर ऑफ सीक्रेट्स में कितना इंटरेस्ट होता है, एंड दैट्स वाई फ्रॉम वेरी अर्ली एज विक्टर जो है वो एल्केमी और पुराने साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ता है। एंड वो सोचता है कि लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स को वो जान सकता है। एंड एक दिन जब थंडर स्टॉर्म में ट्री लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी और पावर ऑफ नेचर में और भी इंटरेस्ट उसका बढ़ जाता है। एंड फिर विक्टर इंगोलस्टाड यूनिवर्सिटी जाता है साइंस पढ़ने के लिए, एंड वहाँ वो मॉडर्न केमिस्ट्री और एनाटॉमी पढ़ता है। एंड फिर उसका ऑब्सेशन जो है वो और बढ़ता जाता है। वो सोचता है कि अगर वो लाइफ क्रिएट कर सके तो वो साइंटिस्ट के रूप में इमॉर्टल हो जाएगा।
एंड फिर विक्टर जो है वो अपने लेबोरेटरी में जो है डेड बॉडीज़ के पास पार्ट्स कलेक्ट करने लगता है एंड वो उन्हें जोड़कर एक लिविंग बीइंग बनाने की कोशिश करता है। फिर कई महीनों तक वो अपने आप को सोसाइटी से दूर रखता है, बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाता है और फाइनली एक रात वो क्रिएचर को ज़िंदा कर देता है। पर फिर क्या होता है कि जैसे ही वो क्रिएचर उस क्रिएचर की जो आँखें खुलती है और वो आँखें उसकी आँखें खुलते हुए देखता है तो उसे ना डर और बहुत ही घिन घिन महसूस होने लगती है। व्हाई? इट्स बिकॉज़ जो क्रिएचर होता है वो बहुत ही अगली और हॉरिफाइंग होता है बिकॉज़ ऑफ हिज़ येलो आइज़, पेल स्किन एंड वेरी अननेचुरल फीचर्स। तो क्रिएचर के ज़िंदा होने के बाद विक्टर जो है वो शॉक में अपनी लेबोरेटरी को छोड़कर भाग जाता है एंड उसे अपनी क्रिएचर पे बहुत ही गिल्ट और रिग्रेट होने लगता है एंड कुछ दिनों बाद विक्टर जो है वो बीमार पड़ जाता है एंड उसका जो एक दोस्त होता है हेनरी क्लेवर, वो उसकी केयर करता है। फिर जब विक्टर थोड़ा रिकवर करता है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, बट दैट्स नॉट द एंड। ट्रेजेडी तो अभी स्टार्ट ही हुई थी। तो विक्टर को पता चलता है कि उसका छोटा भाई विलियम, उसका मर्डर हो गया है एंड जब वो जिनीवा वापस जाता है तो उसे स्टॉर्म के दौरान क्रिएचर की झलक दिखाई देती है और उसे लगता है कि उसका जो क्रिएशन है वही मर्डरर है। बट विलियम के मर्डर का जो इल्ज़ाम होता है वो विक्टर की फैमिली की एक सर्वेंट होती हैं जस्टिन मॉरिट्स, उन पे लग जाता है। और विक्टर जो होता है उसे सब कुछ पता होता है, सारे सच के बारे में वो जानता है, बट वो क्रिएचर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और जस्टिन जो है वो इनोसेंट होते हुए भी गिल्टी डिक्लेयर होती है और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इन सब की वजह से विक्टर जो है वो और गिल्ट में और डिस्पेयर में डूब जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो इस चीज़ से रिकवर करने के लिए नेचर में जाकर पीस ढूँढता है, वहाँ वो माउंटेन्स में जाता है, लेक्स के पास जाता है, वहाँ उसे सॉलेस मिलता है। बट जब वो माउंटेन्स में ही होता है तभी किसी दिन क्रिएचर उसके सामने आ जाता है एंड फिर यहाँ से क्रिएचर अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। एंड नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स विद द क्रिएटर पॉइंट्स ऑफ व्यू। और वो बताता है कि जब वो ज़िंदा हुआ तो उसे डार्कनेस, कोल्ड और कन्फ्यूज़न फ़ील हुई। फिर उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी, ना उसे किसी लैंग्वेज की समझ थी, ना किसी और चीज़ की समझ थी। फिर उसने धीरे-धीरे अपने सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करके सीखना शुरू किया, जैसे लाइट क्या होती है, फायर क्या करती है और फूड कैसे मिलता है। फिर क्रिएचर को जो है वो सोसाइटी से बहुत डर लगता था क्योंकि उसे लोग देखकर ही चिल्लाने लगते थे और भाग जाते थे। फिर वो ऐसे ही भटकते एक दिन वो एक पुअर फैमिली के पास जाता है। उसे एक पुअर फैमिली दिखती है और वो डे लेसी की फैमिली होती है और वो उसके कॉटेज के पास रहता है और उन्हें चुपचाप देखता है, उन्हें ऑब्ज़र्व करता है और उनकी फैमिली को ऑब्ज़र्व करके वो बोलना और पढ़ना सीखता है। उस फैमिली में एक ओल्ड ब्लाइंड फादर जिनका नाम डे लेसी था और उनकी डॉटर एगाथा और उनका बेटा फेलिक्स रहता है। और वो लोग काफ़ी, उनकी फैमिली जो है वो लविंग और काइंड ग्रुप के थे। फिर क्रिएचर जो है उन्हें उन्हें ना सीक्रेटली हेल्प करता है, लाइक उनके लिए लकड़ी लाना, स्नो क्लीन करना एटसेट्रा, ये सब वो उनके लिए करता है। फिर डी लेसी की फैमिली से क्रिएचर जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ और ह्यूमन इमोशंस सीखता है, लाइक लव, काइंडनेस और सैक्रिफाइस। इन सब का क्या रोल होता है किसी के लाइफ में और ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें वो उनकी फैमिली से सीखता है। और फिर उनके कॉन्वर्सेशन को सुनकर वो लैंग्वेज और हिस्ट्री को समझता है। फिर उसे कुछ बुक्स भी मिलते हैं, लाइक पैराडाइज लॉस्ट, द सॉरोज ऑफ एटर। और इन बुक्स को वो पढ़कर इंसानियत और मोरालिटी के बारे में और डीपली जानता है, इन सब के बारे में वो और अच्छे से सीख जाता है। फिर एक दिन वो अपना रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में देखता है। फिर उसे बहुत शौक लगता है कि वो काफ़ी कि वो कितना अगली है, उसका फेस कितना अगली और हॉरिफाइंग है। फिर उसे समझ आता है कि लोग उसे क्यों रिजेक्ट करते हैं। देन क्रिएचर जो है वो डिसाइड करता है कि वो डेलेसी फैमिली से दोस्ती करेगा। एंड जब एक दिन उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स बाहर होते हैं और घर पे सिर्फ वो ब्लाइंड फादर होते हैं तो वो उनसे मिलने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसके लुक्स पे उसे जज नहीं करेंगे। एंड ऐसा कुछ पॉइंट पे होता भी है। डिलेसी जो होते हैं वो क्रिएचर्स की सारी बातें को बहुत काइंडली सुनते हैं, बट तभी फेलिक्स और एगाथा जो उनके सन और डॉटर होते हैं वो दोनों वापस आ जाते हैं और वो दोनों क्रिएचर को देखकर बहुत डर जाते हैं और उसे मारकर भगा देते हैं। और इस सीन से जो होता है ये एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जब क्रिएचर जो है वो फ़ील करता है कि दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है एंड वो वहाँ से चला जाता है। जब जब उसे मतलब भगा दिया जाता है तो फिर वो कुछ टाइम बाद जब वापस आता है तो क्रिएचर देखता है कि ये डिलेसी की फैमिली जो है वो अपना घर छोड़ चुके हैं। तो वो गुस्से में उनके कॉटेज को जलाकर बर्बाद कर देता है और इस इंसिडेंट के बाद जो है वो उसका जो लॉनलीनेस और दर्द होता है वो रिवेंज में बदल जाता है।
और इन सब के दौरान जो है वो क्रिएचर को ना एक पॉकेट मिलता है जिसमें विक्टर के नोट्स होते हैं और उसमें ना उसके क्रिएशन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। और तब क्रिएचर को पता चलता है कि विक्टर जो है, विक्टर ही उसका क्रिएटर है। और वो फिर डिसाइड करता है कि वो विक्टर को ढूंढेगा और उससे अपना बदला लेगा। तो फिर उसको पता चलता है कि विक्टर जो है वो तो जिनीवा का रहने वाला है, तो वो जिनीवा पहुंचता है और वहाँ उसके छोटे भाई से मिलता है जिसका नाम विलियम होता है। तो जब विलियम जो है वो उसे मॉन्स्टर कहकर इंसल्ट करता है, तो उसको क्रिएचर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसका मर्डर कर देता है। और फिर क्या होता है कि वो जस्टिन के पॉकेट में विलियम का जो है लॉकेट रख देता है ताकि विक्टर की फैमिली में और दर्द और गिल्ट पैदा हो। तो ये सारी रिवेंज की बातें और अपनी पेनफुल कहानी क्रिएचर विक्टर को बताता है और उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए एक फ़ीमेल क्रिएचर बनाओ ताकि मुझे कंपेनियनशिप मिल सके। वो कहता है कि अगर विक्टर एक और क्रिएचर बना दे तो दोनों इस दुनिया से दूर कहीं चले जाएंगे और कभी इंसानों के बीच नहीं आएंगे और उनको हार्म नहीं करेंगे। तो विक्टर तो पहले मना करता है, पर फिर अपने अपने उस दोस्त हेनरी क्लेवर की के प्रेशर और गिल्ट की वजह से वो मान जाता है। फिर विक्टर जो है वो यूरोप के अलग अलग देश घूमता है और वो फिर स्कॉटलैंड में एक सीक्रेट लैब सेटअप करता है ताकि वो न्यू क्रिएचर को क्रिएट कर सके। फिर जब विक्टर फीमेल क्रिएचर को बनाने लगता है तो उसके माइंड में एक डाउट आता है कि अगर ये फीमेल क्रिएचर भी मॉन्स्टर जैसी बन गई तो क्या होगा। अब ये दोनों मिलकर ही इंसान को हार्म करेंगे। तो ये सोचकर वो हाफ मेड फीमेल क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ये करते हुए क्रिएचर उस सीन को जो है वो देख लेता है और फिर वो बहुत फ्यूरियस हो जाता है और वो विक्टर को कहता है कि तुमने मेरी खुशी को बर्बाद कर दिया। और अब मैं तुम्हारी खुशी मिटा दूंगा और मैं तुम्हारी शादी की रात आऊँगा। तो फिर जो है विक्टर जो है वो अपना लैब तोड़कर भाग जाता है और लेकिन कुछ दिनों बाद वो हेनरी क्लेवर का के मर्डर के इल्ज़ाम में फंस जाता है। सो उसके फ्रेंड हेनरी केवर का भी जो क्रिएचर है वो मर्डर कर देता है और विक्टर जो है वो शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि क्रिएचर ने अपना बदला शुरू कर दिया। एंड कुछ टाइम बाद वो कोर्ट से फ्री हो जाता है, पर मेंटली और इमोशनली वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। फिर विक्टर अपने घर लौटता है और उसकी शादी जो है वो एलिज़ाबेथ से होने वाली होती है। उसके फादर इंसिस्ट करते हैं उसको कि वो एलिज़ाबेथ से शादी कर ले। बट फिर विक्टर को है वो याद आता है कि क्रिएचर ने उसे क्या वार्निंग दी थी कि मैं तुम्हारी शादी की रात आऊँगा। एंड उसे लगता है कि क्रिएचर जो है वो उसको मारेगा, यानी कि विक्टर को मारने आएगा। बट होता क्या है कि क्रिएचर जो है वो एलिज़ाबेथ को मार देता है। फिर विक्टर जो है उसके फादर को भी बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो उनकी भी डेथ हो जाती है। एंड अब जो है वो विक्टर जो है वो कम्प्लीटली रिवेंज और गिल्ट से भर जाता है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइनल चेज ऑफ दिस नॉवेल। तो अब क्या होता है कि विक्टर जो है वो रिवेंज के लिए क्रिएचर का पीछा करने का वो लेता है और फिर वो उसे ट्रेस करता है यूरोप के ग्लेशियर से लेकर आर्टिक रीजन तक एंड उसे फॉलो करता है। एंड आर्टिक के कोल्ड में विक्टर वीक और नियर डेथ के कंडीशन में हो जाता है और वहीं पे उसकी मुलाकात जो है वो कैप्टन वॉल्टन से होती है, कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन। और अब हम यहाँ देखेंगे कि स्टोरी के बिगनिंग का जो लूप है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमने स्टोरी के बिगनिंग में क्या देखा था कि रॉबर्ट वॉल्टन जो है वो उन्हें एक ऑलमोस्ट डेड पर्सन दिखाई देता है और अब ये यहीं पे एंड होता है कि जब रॉबर्ट वॉल्टन जो है वो विक्टर फ्रैंकेस्टाइन से मिलता है। तो यहाँ पे ये लूप एंड हो जाता है और विक्टर जो है वो अपनी कहानी वॉल्टन को बताता है और वो फिर मर जाता है। एंड फिर जब विक्टर मर जाता है तो फिर जो क्रिएचर है वो उसके डेड बॉडी के पास आता है और उसे बहुत पछतावा और गिल्ट होता है। वो इस सब चीज़ को उसके डेड बॉडी के पास आकर एक्सप्रेस करता है कि उसने विक्टर को कितना दर्द दिया, पर उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। एंड क्रिएचर ये डिसाइड करता है कि वो खुद को भी मार देगा ताकि और डिस्ट्रक्शन ना हो। एंड वो आर्टिक में ही कहीं डिसअपियर हो जाता है और वॉल्टन जो होते हैं, रॉबर्ट वॉल्टन, वही उसे लास्ट टाइम देखते हैं, जो कि काफ़ी लोनली और ट्रेजिक फिगर के रूप में होता है वो क्रिएचर। एंड ये इस चीज़ के बाद ही ये इस नॉवल का एंडिंग है। इसके साथ ही जो है नॉवल एंड हो जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ द नॉवल वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज दैट हु इज़ द रियल मॉन्स्टर, विक्टर और द क्रिएचर। So we can understand this through 3 points of view, and the first one is Victor. So is Victor Frankenstein was the real monster? तो जैसा कि हमने देखा कि विक्टर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था,
पर उसकी एम्बिशन और प्राइड ने उसे अंधा बना दिया। उसने लाइफ क्रिएट करने की कोशिश में गॉड जैसा रोल प्ले किया एंड विदाउट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। एंड जब उसका क्रिएचर ज़िंदा हुआ और उसे अगली लगा, तो उस क्रिएचर को उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी और क्रिएचर को अकेला और लवलेस छोड़ दिया। एंड ये रिजेक्शन ही मेन रूट थी क्रिएचर के इवल एक्शन की शुरुआत होने की। सो बाय दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसा कह सकते हैं कि विक्टर इज़ द रियल मॉन्स्टर, क्योंकि उसने अपने सेल्फिश एम्बिशन के चक्कर में एक इनोसेंट बीइंग को बहुत पेन और आइसोलेशन दी। एंड ही वांटेड टू बी गॉड बट फॉरगेट टू बी ह्यूमन। एंड द सेकेंड वन इज़ द क्रिएचर। तो क्रिएचर ने स्टार्टिंग में दोस्ती और लव की विश रखी थी। उसने अपनी तरफ से इनिशिएट करा था, उसने इंसानों से काफ़ी कुछ सीखा, उनकी हेल्प भी करी थी, पर सब ने उसे हेट और रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं दिया। सो रिजेक्शन और लॉनलीनेस ने उसे वॉयलेंट और बहुत ही रिवेंजफुल बना दिया। एंड दैट्स वाई इन सब में उसने फिर विलियम, जस्टिन, एलिजाबेथ और हेनरी को मार भी दिया था। एंड ये जो एक्ट्स थे ये सिर्फ उसके पेन और हर किसी से रिजेक्शन मिलने का रिज़ल्ट था। बट फिर भी वो मॉरली बहुत गलत था, क्योंकि उसने मर्डर किए थे। एंड बाय दिस पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएचर भी एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसने इनोसेंट लोगों को हार्म किया था। ही एंड दैट्स वाई ही बिकेम व्हाट द वर्ल्ड कॉल्ड हिम अ मॉन्स्टर। And the last one is the philosophical point of view, which is the balanced conclusion of the novel. So novel के end में हम ये understand करते हैं कि दोनों ही अपनी वे में ट्रैजिक फिगर्स हैं। लाइक विक्टर ने गलती की कि क्रिएशन बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के बना दिया, एंड क्रिएचर ने गलती की कि उसने रिवेंज जो है लिया, और वो भी बिना मर्सी के। सो मैरी शेली हमें ये मैसेज देती हैं कि रियल मॉन्स्टर साइंस या अपीयरेंस में नहीं होता, बल्कि इंसान के एक्शंस और चॉइसेस से होते हैं। सो फ्रैंकेस्टाइन टीचेस अस दैट द रियल मॉन्स्टर इज़ नॉट द वन विद द अगली फेस, बट द वन who forgets compassion. Now here are some symbols and motifs that are used in Frankenstein. So the first one is light and fire. Here light represents knowledge and fire represents danger. So जब विक्टर साइंस के थ्रू लाइट पाता है तो वो न्यू लाइफ क्रिएट करता है, पर यही लाइट उसे डिस्ट्रॉय भी कर देती है। एंड फायर इज़ ड्यूअल सिंबल हेयर। ये वार्मथ और लाइफ देती है, पर अगर कंट्रोल में ना हो तो बर्न भी कर देती है। सो इट्स मीनिंग इज़ नॉलेज एक पावरफुल चीज़ है, पर बिना विजडम के वो डेंजरस बन जाती है। सो फायर गिव्स लाइफ बट इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय। And the second symbol is nature, which represents comfort, healing and reflection. सो जब भी विक्टर या क्रिएचर बहुत डिफीटेड फील कर रहे होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं, तो नेचर उन्हें पीस और हीलिंग देती है। एंड माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट उनके लिए स्केप और रिफ्लेक्शन का सोर्स बनते हैं। सो मैरी शेली जो कि रोमांटिक एज की राइटर थी, शी रिप्रेजेंट्स नेचर एज अ स्पिरिचुअल टीचर, एंड शी गिव्स द आइडिया दैट नेचर हमेशा इंसान को बैलेंस और पीस दिला सकती है जब भी साइंस और सोसाइटी फेल हो जाए। And the third symbol is the Arctic. So the Arctic represent isolation and human limits. So novel के start और end दोनों ही Arctic region में होते हैं। and Arctic region क्या represent करता है? ये एक बैरन आइसी और लाइफलेस प्लेस है। एंड इस जगह पे विक्टर और क्रिएचर दोनों के एक्सट्रीम आइसोलेशन का ये सिंबल है। एंड आर्टिक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन एम्बिशन। लाइक विक्टर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करता है और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। सो इट गिव्स द मैसेज दैट व्हेन ह्यूमंस ट्राई टू गो बियॉन्ड नेचर लिमिट्स दे मीट डिस्ट्रक्शन। And the fourth symbol is books and learning. So it represents power and danger of knowledge. So creature के पास कुछ books आती हैं like Paradise Lost, The Sorrows of the Writer and The Plutret's Lives. So इन books को उससे वो इंसानियत, morality और emotion सीखता है, पर वो इसी knowledge से वो अपनी loneliness और pain भी समझने लग जाता है, जो कि उसे hurt करने लग जाती हैं बाद में। and that's give the lesson that knowledge power है, पर उसके साथ wisdom और empathy भी ज़रूरी है। So, through these symbols like fire, nature, the Arctic, and books, Mary Shelley expresses that the balance between knowledge and morality. And Frankenstein warns us that true wisdom lies not only in the learning but in understanding its human cost. And in the last, we will discuss some major themes of Frankenstein. So, the first one is ambition and hubris.
सो एज वी सॉ दैट विक्टर फ्रैंकेस्टाइन का जो एक्सेसिव एम्बिशन था वही उसके डाउनफॉल का रीज़न बनता है। सो वो गॉड जैसा उसे पावर चाहिए था, लाइक लाइफ देने की एबिलिटी, एंड यही प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस उसे मोरल लिमिट्स को क्रॉस करने पर मजबूर कर देता है, एंड एज अ रिज़ल्ट वो अपनी क्रिएशन और अपनी लाइफ दोनों खो देता है। एंड इससे हमें ये मोरल मिलता है दैट अनकंट्रोल्ड एम्बिशन कैन डिस्ट्रॉय द क्रिएटर हिमसेल्फ। And the second theme is science versus morality. So नॉवेल में साइंस के एथिकल लिमिट्स को क्वेश्चन करा गया है। लाइक विक्टर का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक वार्निंग होती है। जब साइंस को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना यूज़ किया जाता है तो वो डेंजरस हो जाता है। एंड इससे हमें ये मैसेज मिलता है दैट साइंस शुड सर्व ह्यूमैनिटी एंड नॉट हार्म इट। द थर्ड थीम इज़ एलिनेशन एंड लोनलीनेस। सो विक्टर अपने ऑब्सेशन के चक्कर में सोसाइटी और फैमिली से अलग हो जाता है, एंड क्रिएचर को लोग उसके अपीयरेंस की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोनों ही लोनलीनेस और आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं, एंड इस पेन ने उनकी ट्रेजेडी बढ़ा दी होती है। सो इससे हमें ये लेसन मिलती है दैट एवरी बीइंग नीड्स लव एंड कनेक्शन टू रिमेन ह्यूमन। एंड द फोर्थ थीम इज़ नेचर वर्सेज नर्चर। सो ये थीम हमें ये हमसे ये क्वेश्चन करता है दैट क्या क्रिएचर पहले से एविल था या सोसाइटी ने उसे लेवल बनाया। सो क्रिएचर इनिशियली बहुत इनोसेंट था, पर रिजेक्शन और हेट्रेड ने उसे रिवेंजफुल बना दिया, एंड दिस गिव्स अ आइडिया दैट सोसाइटीज क्रुएलिटी कैन टर्न इनोसेंस इनटू एंगर। द फिफ्थ थीम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन। सो विक्टर ने लाइफ तो क्रिएट कर दी पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो मैरी शेली हमें ये बताती है कि क्रिएटर को अपने क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, एंड हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चाहे वो साइंस हो या रिलेशनशिप। सो दिस गिव्स अ मैसेज दैट क्रिएशन विदाउट केयर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। एंड द लास्ट थीम इज़ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। सो सोसाइटी ने क्रिएचर को उसके लुक्स के बेसिस पे जज किया बिना उसके इमोशन को समझे। सो नॉवेल ये शो करता है दैट एक्सटर्नल अपीयरेंस रियलिटी का सच नहीं होता। रियल रियल मॉन्स्टोसिटी जो है वो विक्टर के प्राइड और इंसेंसिटिविटी में थी, ना कि क्रिएचर के फेस में। सो दिस गिव्स अ मोरल दैट डू नॉट जज बाय अपीयरेंस, ह्यूमैनिटी लाइज विद इन। So that is all about today's video. Now we will meet in the next video. Till then, take care.